प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये विधा निबंध की है और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाठ की तरफ बढ़ने से पहले आइए हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं उनके साहित्यिक परिचय की ओर। आधुनिक काल के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। ये एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने न केवल भारत की दुर्दशा का अनुभव किया बल्कि उसके विषय में मुखर रूप से आवाज़ भी उठाई। हिंदी साहित्य में उनके योगदान की पराकाष्ठा ही कहेंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक पूरा युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आज हम हिंदी साहित्य में नाटक और निबंध की जो समृद्ध परंपरा देखते हैं वह भारतेंदु से ही शुरू होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं भारतेंदु की रचनाओं की ओर। भारतेंदु ने नाटक भी लिखे, काव्य भी लिखे और पत्रिकाएं भी लिखी। एक एक करके उनकी थोड़ी थोड़ी रचनाओं के विषय में हम जानकारी लेते चलते हैं। नाटक में बहुत प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। जी हाँ, आप इस नाटक से ज़रूर परिचित होंगे। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, ये वही नाटक है। नीलदेवी, श्री चंद्रावली, मुद्रा राक्षस और भी अन्य कई सारे। इसके अलावा काव्य में प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका। देखिए कितना सारा प्रेम इनके काव्य में व्याप्त है। और अगर पत्रिकाओं की बात करें तो कवि वचन सुधा तो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही। इसके अतिरिक्त हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, अन्य पत्रिकाएं भी उन्होंने लिखी। हर लेखक की भाषा और शैलीगत विशेषताएं उसे अन्य लेखकों से अलग बनाती हैं। तो इनकी भाषा और शैलीगत विशेषताओं पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। भारतेंदु के जितने भी नाटक, जितनी भी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें व्यंग बहुत तीक्ष्ण है, बहुत विचारात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का वो प्रयोग करते हैं। और कितनी भी कठिन बात हो उसे बहुत सरलता से, सहजता से वो हम तक संप्रेषित कर देते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जब कोई लेखक बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करता है अपने लेखन में तो उसमें बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग वो अवश्य करता है। भारतेंदु जी के काव्य में एक महत्वपूर्ण बात हम ये देखते हैं कि खड़ी बोली का आज जो स्वरूप हमारे समक्ष उपलब्ध है वैसा तब नहीं था। खड़ी बोली अपने प्रारंभिक स्वरूप में परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित हो रही थी। कविताओं में अभी भी मध्यकालीन ब्रज भाषा का प्रयोग चला आ रहा था, जबकि गद्य में खड़ी बोली अपने पांव पसारने लगी थी। इसीलिए जब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग भारतेंदु की रचनाओं में मिलता है जो अब आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। आपको लगेगा कहीं लेखन में कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं छपाई के दौरान ये कोई गलती तो नहीं हो गई है। और ऐसे बहुत सारे शब्द अप्रचलित ही नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम उन शब्दों की ओर, उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। जैसे मेहनत इस पाठ के दौरान आएगा। आज हम क्या बोलते हैं? मेहनत। छिन प्रतिछिन, और वो क्या होता है? क्षण प्रतिक्षण। त्योहार अर्थात त्योहार। पहचान कर अर्थात पहचान कर, और आपने ये पहचान भी लिया होगा। दिया सलाई, जिसे आज हम बोलते हैं दिया सलाई। चलिए अब भारतेंदु के परिचय के बाद अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के उद्देश्य की ओर। हर लेखन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उसकी पृष्ठभूमि अवश्य होती है। तो इसी प्रकार भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ के उद्देश्य को हम जानते हैं। ये निबंध लेखक द्वारा 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर दिए गए भाषण का एक अंश है। ये एक ऐसा समय था 1884 जब अंग्रेजी सत्ता ने हमें गुलाम बनाया हुआ था और भारत के ही कच्चे माल को इंग्लैंड में निर्मित कर हमारे देश में हमें ही ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था।
तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? भारत की इस दुर्दशा के लिए औपनिवेशिक शासन जितना जिम्मेदार है, उतने ही भारतीय स्वयं भी जिम्मेदार हैं। अब इसके पीछे के बहुत सारे कारणों को लेखक बताता है कि हम भारतीय नागरिक आलस्य, अकर्मण्यता, दिशाहीनता, समय व्यर्थ गंवाने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तक हम अपनी इन बुराइयों को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे, तो ये देश गुलाम रहेगा, सुधर भी नहीं पाएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात जो रही कि अंग्रेज़ों का विरोध कीजिए, क्योंकि वो शासन करते हैं, सत्ता संभाले हुए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के अंदर जो अच्छे गुण थे उनकी लेखक प्रशंसा करता है, उनकी लगन की, उनके परिश्रम की, उनकी अदम्य जिजीविषा की प्रशंसा करता है। भारतवर्ष की उन्नति और प्रगति कैसे हो सकती है, हम अंग्रेज़ों से क्या अच्छा है वो कैसे सीख सकते हैं, इसके विषय में इस पूरे पाठ में लेखक ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं उन सुझावों की ओर। एक चीज़ और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि हर पाठ की कभी ना कभी कोई प्रासंगिकता होती है। प्रासंगिकता क्या होती है? कई बार जब कोई पाठ आज के संदर्भ में प्रासंगिक होता है तो वह समय और देश की सीमाओं को पार कर जाता है। इसी प्रकार ये पाठ आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, चाहे ये 1884 के भाषण का एक अंश हो। क्या आप नहीं जानते कि आज हमारी युवा पीढ़ी फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर रही है और स्वयं का और देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है? ये पाठ इसी ओर इशारा करता है। और जैसे जैसे पाठ आगे आगे बढ़ेगा, गति पाएगा, तो आप देखेंगे कि आज का आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात की जाती है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की सीख भी यही पाठ कई वर्षों पूर्व हमें दे गया था, वो भी हम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। लेखक ने कहा कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई कि लेखक को ये कहना पड़ा कि इस देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है? 1884 के समय जब बलिया के ददरी मेले में लेखक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर बलिया की बहुत उत्साही भीड़ देखी। उसमें बहुत जोश था, बहुत उमंग थी। तो लेखक को देखकर लगा कि अरे, इतनी उत्साही भीड़, यानी इतना भी अगर आपने कर दिया है तो ये तो इस अभागे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इतना सारा जन सैलाब अगर यहाँ इकट्ठा है तो ये आलसी देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे का कारण वो मानते हैं कि यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो एक अंग्रेज़ हैं, रॉबर्ट साहब बहादुर। अब वही जब इतने जोश से भरे हुए हैं तो वहाँ की जनता ऐसी क्यों ना होगी, वहाँ का समाज ऐसा क्यों ना होगा? तो जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। इसीलिए वो मानते हैं कि हमें अंग्रेज़ों के इस गुण को अपना लेना चाहिए। आगे चलकर लेखक कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब रेल की गाड़ी क्यों कहा? क्योंकि रेल की गाड़ी फर्स्ट क्लास भी हो सकती है, सेकंड क्लास भी हो सकती है, लेकिन बिना इंजन के कोई गाड़ी कितनी भी महंगी हो नहीं चल सकती। इसी प्रकार हम भारतीय भी नेतृत्व क्षमता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें कोई याद ना दिलाए, जब तक कोई हमें ये ना कहे कि अरे तुम कर सकते हो, तब तक तो भारतीय आगे चलते ही नहीं रेल की गाड़ी की तरह। तो लेकिन बात ये उठती है कि ये बल याद दिलाएगा कौन? आपको याद होगा कि हनुमान जी को भी ये श्राप था कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अपना बल याद नहीं आएगा। तो फिर जामवंत जी ने उन्हें वो बल याद दिलाया और फिर हनुमान जी देखिए क्या से क्या कर गए। इसी तरह अब हमारा जामवंत कौन बनेगा? हम भारतीयों को वो बल कौन याद दिलाएगा? हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, कौन दिलाएगा? अब राजे महाराजों को तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो गप में लगे रहते हैं, अपनी शान में लगे रहते हैं, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। अब रहे अंग्रेज, वो शासन संभालें, सत्ता संभालें, देश संभालें या अपने शौक पूरे करें। और फिर अगर समय बच भी गया तो भाई वो तुम्हें क्यों समय दें?
हम भारतीयों के लिए वो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये तो वही बात हो गई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। तो इसीलिए अब ये बल कौन याद दिलाएगा? लेखक कहते हैं ये बल हमें स्वयं याद करना होगा। अपने अंदर की प्रतिभा को स्वयं झांक कर देखना होगा, उसे निखारना होगा, उसे निकालना होगा। आगे लेखक कहते हैं कि 3 मेंढक थे, एक के ऊपर एक बैठे थे। अब देखिए कितना बोझ आएगा, एक के ऊपर एक 3 मेंढक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, यानी वो तो मज़े में है। बीच वाला बोला गुमसुम, यानी वो बेचारा बहुत गुमसुम सा है। और सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। तो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा अब यही हो गई है कि गए हम, क्योंकि हमें नेतृत्व क्षमता नहीं मिली है। तो हम आगे क्या करें? लेखक कहता है कि ऐसा अचानक से क्या हो गया। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत का स्वर्णिम गौरवमयी अतीत हुआ करता था। गणित में, खगोल में, ज्योतिष में, चिकित्सा शास्त्र में, दर्शन में, अध्यात्म में, सभी में तो विश्व में डंका था हमारा। फिर क्या हुआ? एक समय था जब हम पत्ते की बनी हुई बांस की कुटिया में रहते थे और बांस की नालियों से भी, जिसे नली भी कहते हैं, उससे तारे और ग्रह को भेद करके उसकी गति लिख देते थे। और ये उतनी ही सटीक होती थी जितना कि विदेशों में 16 लाख रुपए में खरीदी गई दूरबीन से आती है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? हम क्यों भूल गए कि हम में क्या प्रतिभा है? आप याद कीजिए 1884 तक अंग्रेजी क्रांति हो चुकी थी, फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, और हम उल्टी दिशा में बह रहे थे। यानी जब लोग क्रांति करके स्वतंत्र हो रहे थे, हमारा देश परतंत्र हो रहा था। तो हम ऐसे समय में भी अगर आज भी नहीं जागे तो भविष्य में आप लाखों उपाय कर लीजिए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे लेखक के मित्र उनसे आग्रह करते हैं कि अरे भाई कुछ तो बताओ हरिश्चंद्र जी, आप तो इतने महान हैं कि हिंदुस्तान की उन्नति आखिर कैसे होगी? तो वो कहते हैं अब मैं क्या बताऊं, जनता में जोश ही नहीं है। और वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए भागवत गीता के उदाहरण भी देते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि एक तो मनुष्य का जीवन मिलना ही बहुत दुर्लभ बात होती है, उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी ईश्वर भी अनुकूल बना रहे तो सब कुछ तो आपके पास है। सब कुछ से यहाँ क्या अर्थ है कि जब अंग्रेज अपना बल, अपना कौशल और अपना अनुशासन हमें दिखा रहे हैं तो हम उनसे सीख क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसे राज में भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं कि वो कैसे शासन करते हैं? हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं कि देश कैसे चलाया जाता है? हम अंग्रेजी राज्य में भी कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू और पिंजड़े के गंगाराम बने रहे तो तरक्की तो असंभव है। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मुहावरों का सटीक प्रयोग एक बड़ा लेखक ही कर सकता है, और किस तरीके से वो मुहावरे के माध्यम से हमें इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अब कुएं के मेंढक नहीं बनना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि अब आप कहोगे कि रोटी, कपड़ा और मकान तो मिल नहीं रहा है, ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं तो हमारी पूरी हो नहीं रही हैं, और आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे जब हमारा पेट ही नहीं भरा है? तो हम बड़ी बड़ी बातें उन्नति की कैसे कर सकते हैं? तो लेखक ये बताना चाहता है कि भाई, ब्रिटेन का पेट हमेशा से भरा नहीं था। एक समय था जब ब्रिटेन का पेट भी खाली था, लेकिन उसने एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से अपनी उन्नति की राहें निकालने का प्रयास किया। क्या इंग्लैंड में किसान नहीं? क्या इंग्लैंड में खेत वाले नहीं? क्या इंग्लैंड में गाड़ीवान नहीं? क्या इंग्लैंड में मजदूर नहीं, कोचवान नहीं? क्या नहीं है? तो ये तो नहीं कह सकते ना कि सबके पेट भरे हुए हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी भी देश में सबके पेट भरे हुए होते हैं। लेकिन ये हमारे मस्तिष्क की बात है, हमारी सोच की बात है। जो लोग वहाँ खेत भी जोतते हैं वो साथ साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी फसल और बढ़िया तरीके से उगाई जाए कि हमारा अनाज दुगना हो जाए।
तो इन बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो शायद हम भी उन्नति की राहें अपने आप खोज लेंगे। आगे चलकर भारतेंदु जी कहते हैं कि किसी एक देश में हर व्यक्ति का योगदान अमूल्य होता है। विलायत में जब आप जाएंगे तो गाड़ी का कोचवान भी अपने मालिक को मीटिंग के लिए छोड़ते ही अपनी सीट के नीचे से अखबार निकालता है और उसे पढ़ने लगता है और अपने ज्ञान का वर्धन करता है। लेकिन हमारे यहाँ हम सब बैठ जाएंगे और गप में लग जाएंगे, और गप भी कैसी, कोरी बकवास, जिससे देश का कोई समाधान ना निकलता हो। लोग वहाँ भी चर्चा करते हैं, लोग वहाँ भी संगोष्ठियाँ करते हैं, लेकिन उनसे वो सोचते हैं कि देश का समाधान कैसे निकलेगा। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि देश के पास सीमित संसाधन हैं और असीमित जनसंख्या है, तो क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो हल्का सा इशारा भी करते हैं कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण भी करना है, क्योंकि देश के संसाधन कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और हम सब इस जनसंख्या के बोझ को लेकर कहाँ जाएंगे। नेतृत्व क्षमता का भी तो अभाव है। आगे वो हमें एक सुझाव भी देते हैं कि देखो भारतवासियों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। इस बात को अगर हम आज के संदर्भ से जोड़ें तो आज भी हमें ये बात समझनी होगी कि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। प्रत्येक नागरिक को भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तो राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, वो तो अपने ही शानो शौकत में लगे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। और किसी अंधविश्वास में भी मत पड़िए, क्योंकि अगर आपको लगता है पंडित जी आएंगे, कोई ऐसा उपाय बताएंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे और इस देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये तो होने से रहा। तो आप खुद ही कमर कस लो, आप खुद ही आलस छोड़ लो। आगे लेखक कहते हैं कि आपको जीवन में मिलने वाले अवसर को नहीं गंवाना है, क्योंकि अवसर रोज रोज आपके सामने नहीं आएंगे। तो जो भी अवसर मिले, जब भी मिले, उसको पकड़ लीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए वो पृथ्वीराज चौहान का एक उदाहरण भी देते हैं। आपको याद होगा कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया था, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। और लेकिन जैसे ही राजा को पता चला कि वो शब्द भेदी बाण मारते हैं, यानी शब्द की ध्वनि आएगी, उसी शब्द की तरफ पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने 7 तवे रखे और कहा कि जब मैं हूँ करूँ तो आप बाण चलाइए। उसी समय आपको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके कवि चंद बरदाई भी उन्हीं के साथ कैद कर लिए गए थे। तो चंद बरदाई ने कहा कि यही अवसर है, तो उन्होंने एक बात कही, एक दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चौहान इक्के मारे इक्के सर। और पृथ्वीराज चौहान समझ गए कि अब मुझे तवे पे नहीं मारना है, राजा को ही तीर मार देना है, तभी तो देश मुक्त होगा। तो फिर उन्होंने जैसे ही राजा ने हूँ किया, पृथ्वीराज चौहान ने वो तीर उसी राजा में मार दिया। तो इस तरीके से हमें इस पाठ से ये भी पता चलता है कि अवसर कभी ना गंवाएं, जो भी आपको मौका मिले। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के सार की ओर कि भारतवर्ष की उन्नति कब कब हो सकती है। जब प्रत्येक भारतीय अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अकर्मण्यता और आलस्य को त्यागेगा, देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने योगदान का महत्व समझेगा, प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा, परिश्रम, लगन और अदम्य जिजीविषा का परिचय देगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ के शुरुआती अंश को लिया था। इसकी आगे की चर्चा के लिए हम फिर आपसे एक बार भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।